आप सोचिए अमेरिका आज क्यों चाहता है बात करना, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है, समझ में आ गया है कि आप ईरान को नहीं हरा सकते, ये समझ में आ गया उनके, इसलिए वो यहाँ से निकलना चाहते हैं। ये कब हुआ था आखिरी बार इतिहास में कि वेस्ट एशिया में एक मुल्क इतना ताकतवर हो गया कि उसने दुनिया के सबसे ताकतवर, क्योंकि इजराइल को नहीं हराया, यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हराया है। आप मुझे बताइए कि ये कब हुआ था इतिहास में और आप इसको कितनी बड़ी घटना मानते हैं? तो ऐसा है, ये पहले हो भी नहीं सकता था, और उसका कारण ये है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, आज 3 बड़ी शक्तियाँ हैं, एक नहीं है। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि 3 शक्तियाँ हों, और जो 2 शक्तियाँ हैं बड़ी, चाइना और रशिया, एक तो इनकी खुद की काबिलियत है ईरानीज की, बड़े अक्लमंद लोग हैं, इन्होंने 20 साल की तैयारी करी है, अंडरग्राउंड टनल्स बनाए हैं, दिमाग है, और साथ में मदद आई है। तो जब मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं होती तो शायद ये नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और इनके ड्रोन जो है वो रूस तक इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, वो देखिए शायद ड्रोन, नहीं, वो शायद वो एक अलग, आई डोंट, या बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मेन चीज़ क्या है कि देखिए जो डिस्टेंस है ईरान का और इजराइल का, वो 1000 किलोमीटर है। अब 1000 किलोमीटर पे अगर आप ड्रोन भेज रहे हैं और वो स्लो स्पीड पे जा रहे हैं, तो वो उसको जैम कर सकते हैं, पर वो नहीं कर पा रहे। उसका कारण क्या है कि चाइनीज की मदद आ रही है। चाइनीज के जो सैटेलाइट्स हैं, एक तो वो उसको गाइड कर रहे हैं ड्रोन्स को, और जो जिसको हम कहते हैं जैमिंग कैपेबिलिटी, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहते हैं, जो ग्राउंड की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है अमेरिका की और इजराइल की, जो इजराइल में लगी है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली उनके सैटेलाइट्स हैं, वो उसको जैम नहीं होने दे रहे। बड़ी शानदार बात आप बता रहे हैं। तो क्या ये कुछ ऐसा ही है जैसा हमने सिंदूर के वक्त सुना था? मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी मैं सुन चुकी हूँ। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप ये कहानी सुन चुकी हैं, और मैं इसका एक नतीजा और बता दूँ आपको। जो आपने कहानी सुनी है वो ये थी कि जो चाइना है, सिंदूर के टाइम पे बिना लड़ाई लड़े हुए खुद अपनी कैपेबिलिटीज़ के बुत्ते पर उसने अपनी मिलिट्री डोमिनेंस बना ली थी साउथ एशिया में। लड़ाई लड़ा था पाकिस्तान। सिमिलरली अब वेस्ट एशिया में बिना लड़ाई लड़े हुए लड़ाई लड़ रहा है ईरान, पर डोमिनेंस जो है मिलिट्री की वो चाइना की बनेगी। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी, और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। देखिए, ये सब नई नई चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, पहली बार, जो कभी नहीं हुई। सोचा था आपने कभी ऐसा? खैर सोचा तो था मैंने, पर कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी होगा, ये नहीं सोचा था। तो अब इस पूरी जंग में मैं वापस लौटती हूँ फिर संधि की बात पर कि भाई अमेरिका कह रहा है कि हमें ये 15 चीज़ें चाहिए, लेकिन ईरान ने जो शर्तें रखी हैं वो तो जिस वर्ल्ड ऑर्डर पे मैंने आपसे कहा कि होल्ड योर थॉट, वो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही बदल देगा। कह रहे हैं कि कभी हमारे ऊपर जंग नहीं होगी, हमारे नुकसान की सारी भरपाई होगी। ऐसा लगता है कि अमेरिकी फौजी जैसे ईरान आके सरेंडर कर रहे हों, इस तरह की एक भूमिका लगती है। कोई हॉलीवुड फिल्म में भी कोई ऐसी पटकथा आज तक लिख नहीं पाया है जो ईरान बोल रहा है। क्या ईरान इतनी मजबूत स्थिति में है? देखिए, ईरान बहुत मजबूत स्थिति में है, और 3 बड़ी जो उसकी शर्तें हैं उनके बारे में सोचिए। एक शर्त उनकी ये है कि हमारे पास कंट्रोल होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, जहाँ पर आज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होती है, वो वहाँ कंट्रोल चाहते हैं। पहली बात, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है पूरा ऑयल क्या है, क्या नहीं होगा, किसी को रोकना हो, कुछ होगा, वो कर लेंगे, टोल टैक्स लगाएंगे वहाँ पर, पहली बात। दूसरी बात क्या है, वो ये कह रहे हैं आप अपनी सारी जो बेसिस में से फौज है, अभी तक नहीं कर रहे थे हॉर्मुज़ को नहीं, ये तो हॉर्मुज़ में तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन था, कोई भी जा सकता था। लेकिन टोल तो लग रहा था, अभी तो लग रहा है। नहीं, कहाँ, ना, खबरें पढ़ रही हूँ मैं कि इतना टोल देना पड़ा, अब लग रहा है। अब लग रहा है ना, क्योंकि उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये चाहते हैं कि ऐसा ही रहे। हाँ, ये ऐसा ही रहे, इस पे बात करना चाहते हैं वो। दूसरा, वो क्या चाहते हैं कि जितनी भी अमेरिका की मिलिट्री बेसेस है जो सिक्योरिटी दे रही थी जीसीसी कंट्रीज को, आप उसको वहां से हटा दीजिए। कोई 70,000 फौज है, अगर वो 70,000 फौज हट जाएगी, एक तो मैंने उसका बताया क्या नतीजा होगा कि बाकी लोग भी सोचेंगे जिनके पास बेसेस है, साथ में ये जीसीसी कंट्रीज है, तो इनको जो है फिर अब ईरान के साथ कलेक्टिव सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। तो वो सारी कुछ चीज़ बदल गई।
ईरान विल बिकम द डोमिनेंट पावर इन एशिया। तीसरी उनकी बड़ी शर्त क्या है कि जो हमारे प्रॉक्सीज है, लाइक हिजबुल्लाह इज देयर, हुतीज आर देयर, इनको आप कुछ नहीं कर सकते। इन 3 चीज़ों से, तभी मैं कह रहा हूं कि पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो यहां बदल रहा है, क्योंकि अमेरिका की शिकस्त होना इतनी बड़ी बात है जो यूक्रेन में हो ही नहीं सकती थी। इसको आप समझिए, आपके दर्शकों के लिए बता रहा तो हूँ। आप ये कह रहे हैं कि पूरा वेस्ट एशिया बदल रहा है, अमेरिका का जो इक्वेशन है पूरी दुनिया के साथ वो बदल रहा है, और मुझे तो लग रहा है साउथ एशिया भी बदल रहा है। तो अब उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि जब ये सब कुछ होगा, ये दोनों, अमेरिका का जो है इकोनॉमिक जो है पकड़ है, मिलिट्री पकड़ है, वो कमज़ोर होगी। इसका मतलब जो आज हमारा ऑर्डर है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और नया ऑर्डर जो है वो जल्दी आ जाएगा। नया ऑर्डर में कौन है? नया ऑर्डर में है सब ग्लोबल साउथ कंट्रीज़, और उसके साथ कौन मिला हुआ है? 2 बड़ी शक्तियाँ, चीन है और रशिया है। और इंडिया उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता था, पर हम करना नहीं चाहते। मैं इंडिया पे आ जाती हूँ। अब ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो साफगोई से बात कर पाएंगे इस बारे में। क्या आप बताइए कि हम वाकई हम नहीं देख पाए, हम बेवकूफ़ बने, अगर सीधे सीधे बोल देती हूँ मैं, कि इजराइल चले गए मोदी जी, और इजराइल जाने ठीक जंग से पहले, यानी वो लौटे हैं और कुछ घंटे बाद ही अटैक हो गया। क्या देख नहीं पाए मोदी जी? क्योंकि खबरें तो यहाँ तक छप रही हैं कि बाकायदा जो यूएस के एम्बेसडर हैं उन्होंने बोला मोदी जी को कि भाई जाइए इजराइल। देखिए, यहाँ पर कोई बेवकूफ़ नहीं है, और मोदी जी को या बेवकूफ़ बोलना तो बिल्कुल गलत होगा। अब कुछ और बातें रही होंगी, कुछ इमोशनल एफिनिटी है, कुछ आइडियोलॉजिकल कनेक्शंस हैं, ऐसी बातें रही होंगी, पर ये मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ मासूम नहीं है मोदी जी। अरे देखिए, जो प्रधानमंत्री रहे हैं 12 साल, तो कुछ तो काबिलियत है। तो अगर काबिलियत वो नहीं होती तो फिर कैसे होते प्रधानमंत्री? पर ये है कि कुछ मजबूरियां रही होंगी। अब हमें क्या मालूम क्या है, इसका तो मैं नहीं जानता हूँ, पर ये बात बिल्कुल मुझे तय तो है, लग रहा है कि आप जानते हैं कुछ जो बता नहीं कुछ रहे हैं। ये बात बिल्कुल तय है कि आंख खोल के काम किया गया है, और आंख खोल के हमने ये तय करा है कि हमें अमेरिका के साथ जुड़ के रहना है। और हमको भी समझ में आ रहा है, ऐसी बात नहीं है यहाँ समझ में नहीं आ रहा लोगों को, हमें भी समझ में आ रहा है कि वो एक ऐसी ताकत है जो ज़्यादा दिन तक मल्टीपोलर वर्ल्ड में रहेगी, पर धीरे धीरे कम होगा। तो इस संधि के लिए अरे हमें ये क्यों नहीं लास्ट बात बुलाया आपको गया बता दूं जी? मैं, हमारी सोच ये थी कि फोर्सिएबल फ्यूचर तक, जो जयशंकर है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो बोलते हैं कि अपनी किताब में लिखा है उन्होंने, वाई भारत मैटर्स, कि अमेरिका जो है वो बड़ी ताकत रहेगा हमारे फोर्सिएबल फ्यूचर में, पर वेस्ट एशिया सारी हिस्ट्री बदल देगा, जियोपॉलिटिक्स बदल देगा, दुनिया का ढांचा बदल देगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो देख नहीं पा रहे हैं हम इस बात को। नहीं, अब हमें दिख रहा है, आंख खुल रही है, पर हमें ये नहीं दिखा हमें पहले कि हम ग्लोबल साउथ कंट्री हैं, हम उनके साथ जुड़े। मालूम था हमें, क्यों नहीं करा हमने? क्योंकि हमको लगता है कि जो चीन है वो हमारी बराबरी का है, जबकि वो नहीं है। नहीं, चलिए, ये बात आप पहले भी कह चुके हैं और ये बहुत अहम बात है। मुझे लगता है मैंने पहले भी कहा, इस पे अलग डिस्कशन होना चाहिए चीन और भारत के रिश्तों पर भी। मुझे एक बात बताइए कि जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ अपने हमारे इतने करीबी संबंध हैं कि वो कहते हैं कि उठ जाओ तो हम उठ जाते हैं, वो कहते हैं बैठ जाओ तो हम बैठ जाते हैं, तेल खरीद लो खरीद लेते हैं, नहीं खरीदोगे नहीं खरीदते हैं। हम शायद बहुत कम देशों में से एक देश बचे जिन्होंने अयतुल्ला अली खामनेई की हत्या, उसके बाद आप ये देखिए 165 बच्चियों का, 7 से 12 साल की लड़कियों का नरसंहार कर दिया गया ईरान में। वो तीसरी बात, हमारे ही हिंद महासागर में आके 100 ईरानी फौजियों को डुबा के मार दिया गया, हमारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इससे ज़्यादा हम किसी के खेमे में और क्या जाएंगे? उसके बाद भी मोदी जी को क्यों इस संधि के लिए इनवाइट नहीं किया गया और पाकिस्तान को किया गया? नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो 3 ताकतें हैं, इनका भी तो साथ में होना ज़रूरी है ना। दे शुड बी इन एग्रीमेंट विद द कंट्री जो होस्ट कर रहा तो है। टर्की से हमारे संबंध तो ठीक है, नहीं, ईरान से हमारे संबंध ठीक है। टर्की ग्रेट पावर थोड़ा ना है। ग्रेट पावर जो है वो रशिया, चाइना और अमेरिका तो है। रशिया से तो हमारे बड़े अच्छे नहीं, संबंध हैं। देखिए, रशिया को भी हमें लगता है, रशिया एक बहुत समझदार मुल्क है, समझदार लीडर है। वो भी हमसे कोई इतने खुश नहीं है, और उसकी क्यों खुश नहीं है वो भी बता देता हूँ। जब दिसंबर 2025 में प्रेसिडेंट पुतिन यहाँ पर आए थे स्टेट विजिट में, रशियंस ने खुलेआम कहा था कि जो RIC का फ्रेमवर्क है, जो रशिया, इंडिया, चाइना है, उसको आप रिवाइव करिए, उसको चालू करिए।
क्योंकि सोच ये है, जो सही सोच है कि अगर आप इस फ्रेमवर्क को चालू करेंगे तो तीनों दो तो बड़ी शक्तियां हो गई, और इंडिया जो है 1.4 बिलियन पीपल, बहुत काबिलियत है, लोग काबिल हैं, तीनों जब मिलके बात करेंगे तो उनकी आवाज़ जो है दुनिया में सुनी जाएगी। पर हम उसमें नहीं गए क्योंकि हम चीन के साथ खड़ा नहीं होने चाहते। तो ये कहना कि रशिया जो है हमारे से, ठीक है रशिया, बट रशिया पाकिस्तान के साथ भी अपने रिश्ते बहुत अच्छे बहुत कर रहा है। हैरानी की बात है, मुझे याद है मैंने देखा कि जो व्लादिमीर पुतिन हैं, उनका जो स्वागत और सम्मान हुआ, जिस आन बान शान के साथ उनके लिए हमने लाल कालीन बिछाए, रशिया टुडे लॉन्च किया गया, पूरे हमने जो है वो एक तरह से डिजिटल मार्केटिंग जिस तरह से की, पूरे एयरपोर्ट्स पर हमने छाप, मतलब जो हमने उनका स्वागत किया, उससे तो ये पता चल रहा था कि दुनिया में हमारे अलावा उनका कोई दोस्त नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो भी पाकिस्तान से ज़्यादा नज़दीक है? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जो बड़ी ताकत होती है, बड़ी ताकत में इसलिए बनती बड़ी ताकत क्योंकि उनको पता होता है कि क्या होने वाला है। हाँ, मतलब दे अंडरस्टैंड द चेस बोर्ड व्हाट्स गोइंग ऑन। तो अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा? नहीं, अब 3 पावर हो गई। अब सुपर पावर कोई नाम की चीज नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है और 3 बड़ी ताकतें हैं, एक चीन है, अमेरिका है और रशिया है। हम ये समझने को तैयार नहीं है कि चीन जो है एक बड़ी ताकत हो गई है। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अमेरिका, चाइना, रशिया, दीज आर द 3 ग्रेट बड़ी बिग तो पावर्स। उनमें से हमारे किससे संबंध ठीक है? हमारे देखिए संबंध रशिया के साथ नॉर्मल है, चाइना के साथ है नहीं, और अमेरिका के साथ, अमेरिका ऐसी ताकत है क्योंकि उनमें दिमाग में एक बू है ताकत की कि हम जो थे कोल्ड वॉर हमने ख़त्म करी, यूनिपोलर में हम थे, तो उनका कोई भी रिलेशनशिप जो है वो बराबरी का होता ही नहीं है। तो आप उनके चमचे ही रह सकते हैं, जिसे कहते हैं वैसल स्टेट ऑफ अ कंट्री। उनकी किसी के साथ भी चमचा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि विश्व गुरु नहीं, अब विश्व देखिए विश्व चेला, वो विश्व... दैट इज योर इंटरप्रिटेशन। व्हाट आई एम सेइंग इज ये दोस्ती बराबरी की नहीं है क्योंकि वो करने के काबिल ही नहीं है। अमेरिका किसी के साथ बराबरी की दोस्ती करना, वो अपने एलाइज के साथ नहीं कर रहे, ईयू कंट्रीज के साथ नहीं कर रहे, वहाँ पे प्रॉब्लम पड़ी हुई है। देखिए हो क्या रहा है इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है जल्दी से, आप देखिएगा कि सारा ग्लोबल साउथ जो है 80% पॉपुलेशन दुनिया की वो एक साथ खड़ी है, एक जैसा सोच रही है, और जो ग्लोबल नॉर्थ है जो आज तक बड़ी ताकतें होती थी वो टूट रही है। ईयू टूटा पड़ा है, नेटो खत्म हो रहा है, अमेरिका कहीं ये अब इसमें फंस गया है वेस्ट एशिया में, और ये हफ्तों के अंदर हो रहा है। देखिए ना, ये सालों नहीं लग रहे हैं इसमें। देखिए यही बात जो है समझने में लोगों को टाइम लगेगा कि कैसे इस तरीके से पूरा जियोपॉलिटिक्स और दुनिया का इतिहास बदल रहा है, जो सोचा नहीं था लोगों ने। तो इजराइल का क्या होगा? आखिरी 2 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ अब इस सब में, क्योंकि वेस्ट एशिया में कहा जाता है कि भाई इजराइल इतना बहादुर देश है कि वो जो है दांतों के बीच में जीभ की तरह रहता है, इस तरह से भारत में कहा जाता है। और हमारे लिए तो बहुत बड़ा मॉडल स्टेट है वो, कि भाई वो एक यहूदी स्टेट है और हम एक हिंदू स्टेट बनाना चाहते हैं। तो आप ये कहते कहते घूम गए हैं। आप कह रहे थे कि भाई आइडियोलॉजिकल कोई इनकी अफिनिटी है। मुझे लगता है कि प्रेरणा भी वहीं से मिल रही है कि जैसे वो गाज़ा के मुसलमानों को सताते हैं, भारत में भी मुसलमानों को सताया जाए। अब मुझे ये बताइए कि इजराइल का क्या होगा? क्या अभी भी वो दांतों के बीच में बहुत कंफर्टेबली नहीं, इजराइल की जो पूरा सपना था ग्रेटर इजराइल बनने का, वो तो हो गया खत्म। मैं जो देख रहा हूँ, जो सबसे बड़ी ताकत होगा यहाँ की वेस्ट एशिया की, वो ईरान है। अच्छा, हाँ, वो अगर सऊदी अरब नहीं, सऊदी अरब नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरब का भी तो ये कंपटीशन रहता है ना। अरे साहब देखिए, वो वक्त चला गया, वो वक्त ऐसे चला गया। जो सऊदी हैं, सऊदी के पास तेल है, सऊदी के पास गैस है। अगर सऊदी के पास दिमाग होता नहीं, सोचिए आप, तो सिक्योरिटी भी अपनी कर लेते। फौज तक नहीं है उनके पास अपनी। नहीं देखिए, पर वो अभी क्या करते हैं, अमेरिका जाते हैं, वहां से F-35 खरीद लिया, वो क्या करेगा उसका पता नहीं। सिंस 1970s पाकिस्तान आके उनको सिक्योरिटी देता है, किराए पे लेते हैं उनके फौजियों को। फिर देखिए ना आप, तो कहने का मतलब ये है कि यही मैं सोचता हूँ कि कहाँ ईरानी जिनका इतना दिमाग है और शातिर लोग हैं, और कहाँ ये सारे अरब्स जो हैं, अगर इनमें दिमाग हो तो मुस्लिम दुनिया का नेता बनेगा एक शिया देश। आप जिम्मेदारी के साथ इसको कह रहे हैं? नहीं, देखिए एक बात मैं आपको और बताऊं इस बारे में, ये इतने समझदार लोग हैं, दे डोंट टॉक ऑफ शिया। अभी जैसे इनकी लड़ाई हो रही है, दे आर टॉकिंग ऑफ मुस्लिम। मुस्लिम।
देखिए ना, ये इस बात को और समझिए। एर्दोआन भी भनक लग गई हाँ, उनको, हाँ, एर्दोआन ने कहा कोई सुन्नी शिया नहीं है, सब हाँ, मुसलमान हाँ। हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो समझ रहे हैं इस बात को कि मुस्लिम वर्ल्ड को एक साथ लाना है, उसको तक़सीम नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ी ताकत लेकिन है। ये तो सेक्ट जो है, ये तो बहुत बड़ा डिवाइड है, इसको कहने भर से खत्म थोड़ी हो जाएगा। नहीं, अब ठीक है, वो नहीं होगा, हुँ, पर कम से कम जो हमारी जियोपॉलिटिक्स हुँ, है, उसमें तो ख़त्म हो जाए या कम हो जाए। पर वो तो तभी कम होगा ना, अगर जैसे सऊदी जैसे देश है, हुँ, जिनका में पैसा है, हुँ, पर वो पेट्रो डॉलर पे लगे हुए हैं, इनको हुँ। पता ही नहीं चल रहा है हो क्या रहा है। जो है, अब इनको समझ में कहाँ आ रही है इसको बातें। एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा गया, क्योंकि इस तरह से आप ये देखिए कि अमेरिका में भी जो लोग तय कर रहे हैं, चाहे वो ट्रम्प के दामाद हों या और दूसरे लोग हों, वो सब यहूदियों को चुना उन्होंने इस वॉर के फैसले लेने के लिए, कि एक ये यहूदी धर्म और इस्लाम के बीच की लड़ाई थी, जिसमें क्रिश्चियन, वो भी बहुत ही कन्वेंशनल, आप जानते हैं रेडिकल डोनाल्ड ट्रम्प का जो पूरी पॉलिटिक्स है, कि ये 3 धर्मों के बीच की लड़ाई थी। इस ऐसे में अगर ईरान को आप विजेता डिक्लेयर कर रहे हैं, तो क्या इसको ये भी माना जाए कि कोई धार्मिक सुप्रीमेसी हो जाएगी? नहीं, नहीं, देखिए, ये सब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये सब वेस्टर्न सोचे हैं। आप उसको छोड़िए, आप रियल वर्ल्ड में आइए। रियल वर्ल्ड आज ये है कि ईरान को मदद कर रही है 2 कंट्रीज़, समझे ना? चाइना और रशिया, जो बड़ी ताकतें हैं। तो वो थोड़ा ना कि वो मुस्लिम हैं दोनों। लेकिन ईरान का पूरा मैसेजिंग देखिए, इस पूरी जंग में हाँ, हाँ, उनकी पूरी मैसेजिंग है करबला, आशुरा, हाँ, हाँ, अरबिक की आयतें पढ़ रहे हैं, हाँ, फारसी की बात हो रही है, और जो लोग भी आ रहे हैं नारेबाजी, क्योंकि देखिए वो तो एक पूरा धर्म पर आधारित हाँ, देश है, उसको एक कोई डेमोक्रेसी तो नहीं कहा जा सकता। किसको? मतलब मैं कह रही हूँ उतनी फंक्शनल डेमोक्रेसी ईरान हाँ, नहीं है, हाँ। एक थियोक्रेसी है, यही नहीं, कहा नहीं, जाएगा। नहीं, देखिए, 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 ये चीज़ें ना, ये सब वेस्टर्न बातें हैं। आप देखिए, कहने का मतलब ये है कि दे आर फंक्शनिंग वेल एज़ अ गवर्नमेंट, काम चल रहा है ना उनका। ठीक है, आप बोलिए थियोक्रेटिक स्टेट है, मतलब एक चलिए। अनइलेक्टेड नहीं, नहीं, सुप्रीम लीडर पूरे पे पूरी गवर्नमेंट के अरे ऊपर साहब, हावी रहते हैं वो। देखिए इन्होंने कैसे डिसेंट्रलाइज़ किया कमांड को, अपने पूरे स्ट्रक्चर हुँ, को, हैं? कितने लोग मर गए, तब भी ये लोग काम कर रहे हैं। देखिए, जब आपकी 5 या 7,000 साल पुरानी सिविलाइज़ेशन होती हुँ, है, तो वो उसमें कई चीज़ें आप सीखते हैं और जो नेक्स्ट जनरेशन को पास होती हैं। तो इसको एक वो थियोक्रेटिक स्टेट है, हुँ, ये बात मान हुँ, ली। पर ये कहना कि ये एवरीथिंग इज़ अबाउट इस्लाम इज़ नॉट करेक्ट। इंटेलिजेंट पीपल लर्न अ लॉट ओवर दिस बिकॉज़ ऑफ देयर हुँ, सिविलाइजेशन। दे अंडरस्टैंड जियोपॉलिटिक्स। और आपको सबसे बड़ी बात है जो आपको मालूम है कि एक चीज़ जो इनके पहले लीडर थे, जब 1979 में रेवोल्यूशन हुई और खमीनी साहब पहले जी। लीडर जब आए थे, उन्होंने एक बात ये बोली थी कि यहाँ पर एजुकेशन होगी। हुँ, ये बहुत बड़ी बात थी। हुँ, अब लोग कहेंगे उन्होंने ये भी बोला हुँ, कि जो औरतें हैं उनके ऊपर कुछ पर्दा राइट्स कम होगा, हो गए। हाँ, वो ठीक है, वो वहाँ पर उनकी रिलीजन आ गया, ठीक है। हुँ, पर कहने का मतलब ये है, आज आप देखिएगा ईरान में दिमाग इसलिए है क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं। अब मुझे साइंटिस्ट आप हैं, कितने पीएचडीज़ हैं। अरब्स हैं मुझे समझा दीजिए हुँ, जो पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल नहीं, वाक़ई। तो ये सब चीज़ें होती हैं बिल्कुल। ना, तो अब आखिरी बात मुझे बताइए कि अगले आने वाले हफ्तों में आप क्या देख रहे हैं, क्या होने वाला है इस जंग तो में? देखिए, मुझे जो दिख रहा है, हुँ, अभी ये बातचीत होगी कि नहीं होगी, ये सब डिपेंड करता है। जो बात हो रही हुँ, है वीकेंड की, वो डिपेंड करता है कि ईरान आता है कि नहीं आता है। हुँ, अमेरिका तो तैयार है, हुँ, वेन्यू भी तय हो गया है, किसी को दिक्कत नहीं है। हुँ, 2 बड़ी ताकतें भी कह रही हैं हाँ, बात होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि अब हम दूसरी तरफ चले जाएँ, जिसे हुँ, कहते हैं क्रॉसिंग द रूबिकॉन। जैसे मैं हुँ। आपको बता रहा था कि एक अलग फेज़ में चली जाए लड़ाई, जिससे कि सारी तबाही हो। सबको नुकसान हो जाए। पूरा हुँ, दुनिया को नुकसान होगा, हुँ, तेल का होगा, गैस का होगा, लाइफ तितर-बितर हो जाएगी, कोई हुँ, नहीं चाहता ये। तो कहने का मतलब ये है, ये तभी हो सकता है अगर जो ईरान कह रहा है, उस पे आप थोड़ा सीरियसली अमेरिका हुँ, सोचे। और साथ में कोई ट्रस्ट तो है नहीं, हुँ, ईरानी बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हुँ। इसको, अमेरिका इज़राइल को को। भी नहीं करते और अमेरिका को भी हाँ, नहीं नहीं, करते। इज़राइल को तो हाँ, आप छोड़ दीजिए हाँ। ना। इज़राइल को तो मैं कोई हुँ, ताकत मानता ही नहीं। हुँ, इज़राइल ताकत है अमेरिका के कारण। हुँ, इज़राइलीज़ का जो मेन काम हुँ, होता है, वो टेररिज़्म होता है, यहाँ पे मार दो, वहाँ मार दो, बस हुँ, यही करते हैं वो। इज़राइल को छोड़ दीजिए आप। हुँ। आप बात करिए अमेरिका की। बिल्कुल आखिरी बात, क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं, मैं जानती हूँ मैं भी इसमें ज़्यादा विश्वास नहीं रखती, लेकिन उसके बावजूद कहना तो पड़ेगा कि क्या कोई इंसाफ़ हो रहा है ये फ़िलिस्तीनी नागरिकों के साथ भी, जब ये ईरान को हम जीतते हुए देख रहे हैं, कि ईरान अपने लिए भी लड़ रहा है, आईआरजीसी ने कहा तो, लेकिन
एक ह्यूमैनिटेरियन इंसान होने के नाते मैं ये भी देखना चाहती हूँ, क्या वाकई इंसाफ हो रहा है जिन 1 लाख लोगों को मार दिया गया? देखिए ऐसा है कि ईरान जो है, ईरान ही तो रास्ते में आ रहा है इजराइल के, और कौन खड़ा हो रहा है? ये अरब्स तो नहीं खड़े हो रहे, ये चुपचाप बैठे हुए हैं, इनको अपना है कि हम ठीक ठाक कर ले, ये तो कुछ भी नहीं बोल रहे, ऊपर ऊपर से बोल दिया, काम खत्म हो गया। ईरान ही एक मुल्क है जो कि इन चीज़ों को थोड़ा सा संभाल सकता है, और अच्छी बात यह है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया है। अच्छी बात यह है कि 2 बड़ी ताकतें उनकी मदद करेंगी, तो ये सब कुछ अच्छा ही हो रहा है मेरे ख्याल में, पर अचानक हो रहा है जिसकी उम्मीद नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण साहनी जी आने के लिए और बातचीत के लिए। थैंक यू।